सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम एक बार फिर देश के मौजूदा हालात पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है असहमति और विद्वेष कैसे मजबूत होगा देश। बड़ी अजोबी गरीब दृश्य इस समय देश में देखने को मिल रहा है। अगर दो देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की बात करें, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य राजनीति का देश को मजबूत कराना है, देशवासियों की सेवा करना है। इसी के लिए वह प्राण से जुटे हैं। दोनों ही दल अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के संदर्भ में आरोप लगाते हैं कि इनके कार्य देश को विभाजित करने वाले हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हद यह है कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो आह्वान कर रही है कि हम यात्रा निकालेंगे, भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, लोग एकजुट हों, इसके संदर्भ में संदेश देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अभी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कि हमें देश में एकजुटता का माहौल बनाना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश भर में स्नेह यात्रा निकालना चाहिए। तो एक पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, एक पार्टी स्नेह यात्रा का आह्वान कर रही है, पर इसके बीच में जिस प्रकार के बयान है, जिस प्रकार के दृश्य देश के समझ मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ तितर बितर हो रहा है, बिखर रहा है, लोगों की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं मर रही हैं। इनके बीच में बाकी चीज़ों पर बात करें, धर्मगुरुओं की बात करें, तो धर्मगुरुओं ने भी जैसे तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली हैं। चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें, चाहे हिंदू संत समाज से जुड़े हुए लोगों की बात करें, जब धर्म संसद का आह्वान होता है तो धर्म संसद में तलवारें निकाल देने की बात की जा रही है, अपने घर में हथियार रखने की बात कही जा रही है, महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है। दूसरी तरफ की बात करें तो एक से एक धर्मगुरु आ रहे हैं जो जीप काट लेने की, आग निकालने की, सर काट देने की बात कर रहे हैं। आज ही जिस अजमेर की दरगाह के संदर्भ में लोग बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के सर नवाने जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी अंजुमन कमेटी के सचिव ने आज जिस तरीके का बयान दिया है, उसने हमें ये कार्यक्रम करने के लिए बाध्य किया। हमें बाध्य किया उन तमाम पूर्व नौकरशाहों ने, पूर्व न्यायाधीशों ने, पूर्व सैनिक कर्मियों ने, जिन्होंने एक ओपन लेटर समाज के बीच में दिया, जिसमें इस बात पर बड़ी नाराजगी जताई कि कुछ समय पहले नुपुर शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता हैं, उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज के द्वारा जिस प्रकार की सुनवाई के दौरान टिप्पणियां की गई, वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थी, गैर जरूरी थी और उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। और सवाल इस बात का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा कहा गया भी आलोचना की जद में है, तो फिर इस देश में सम्मान के लिए बच कौन गया है, ये सवाल भी जहन में आता है। तो कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हमारी असहमति अब इस मुकाम पर पहुंच गई है जिसमें हमें कोई दूसरा बर्दाश्त ही नहीं है। या तो आपको हमारे साथ ही रहना होगा या आपको इस देश में रहने ही नहीं दिया जाएगा। दोनों ही पक्ष क्या इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, और इस मुकाम तक अगर पहुंच गए हैं तो देश की मजबूती के संदर्भ में कोई भी पक्ष दावा कैसे कर सकता है जिसमें दूसरे के लिए रहने की और कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। ये हमारे जहन में सवाल है, इसका उत्तर खोजने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी ने जो ये बात कही थी वो बड़ी ही सारगर्भित बात है। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि अगर बात एक बार बिगड़ जाए तो फिर वो लाख प्रयास करने के बाद भी बनती नहीं है। जैसे दूध फट जाता है तो उसको कितना ही मत हो, उससे माखन निकलता नहीं है। तो देश में भी अगर बात बिगड़ने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो देश की मजबूती रूपी माखन को हम निकालेंगे कैसे, ये हमारे जहन में विचार का विषय होना चाहिए। और इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ओपी चौधरी जी हैं, जो प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ मनोज गोरकेला जी हैं, जो महाधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जस्टिस हैं, वह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक एहतेशाम हाशमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुमा आचार्य जी से करता हूं। अनुमा जी, आपसे समझना चाहता हूं, दोनों ही महत्वपूर्ण दल बताते हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, और फिर भी जो घटनाएं हो रही हैं उसके संदर्भ में सवाल उठता है कि वाकई देश सर्वोपरि है या सियासत में अपना वर्चस्व जरूरी है। ये बात जहन में आती है। लेकिन ये चर्चा मैं आपसे शुरू करूं उससे पहले
जिन चिश्ती साहब का मैंने जिक्र किया, सरवर चिश्ती जी का, उनका बयान अपने दर्शकों के बीच में साझा करना चाहता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे बयान देश को किस तरीके से मजबूत बनाएंगे। एक बार सुन लेते हैं उनके बयान को। जो मुल्क में हालात हैं, नामुज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गनीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसे आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है धर्मगुरु के द्वारा कि ऐसा आंदोलन करेगा पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। मतलब हिंदुस्तान नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। इस देश में रहने वाले लोग इस देश के संदर्भ में ही इस प्रकार की चेतावनी खुलेआम दे रहे हैं। तो ये सवाल जहन में आता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो आपसे अनुमा जी इस चर्चा की शुरुआत करते हो, आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी करते हैं तो उसमें खुला लेटर आ जाता है। आपत्ति कौन जता रहे हैं? उसमें पूर्व राज्यों के चीफ जस्टिस हैं, तमाम सेना से जुड़े हुए जनरल हैं, तमाम पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, आप एक पत्रकार हैं और आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। आपने इसका खुद ही विश्लेषण किया हुआ है। लेकिन ये देखिए कि इस तरह की बातें भारत में पहले नहीं होती थी। हम आंतरिक रूप से इस तरह बटे हुए नहीं थे। इसकी शुरुआत ही सत्ता के प्रेम से हुई है और इतना प्रेम कि लोकतंत्र को रहने नहीं देता। कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां आप कहते हैं, आपने कहा ना कि कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं। हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उस पार्टी को कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लोकतंत्र की बात नहीं करती। अब आपने सबसे पहले मुझे बोलने को कहा और मुझे कहा कि पहले ये ताजा करा दूं कि ये धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं। भाई, इस तरह के जो धर्मगुरु दोनों तरफ के जो ऐसी बातें करते हैं जिसमें लोगों को तोड़ने की बात हो, क्या आपने कभी कांग्रेस को उसका समर्थन करते हुए देखा है? जो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कांग्रेस के 70 साल जिनको कहते हैं, उसमें इस तरह की घटनाएं हमने नहीं देखी हैं। देखिए, आतंक हुआ है, लोगों ने साजिशें करी हैं, लेकिन अंदर ही, भारत के अंदर ही खेमे नहीं बने कभी जी। आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर जस्टिस पारदीवाला अगर जस्टिस गोगोई की तरह रहते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने एक बात कही, और क्या बात कही? सजा दी? कोई सजा नहीं दी। सिर्फ ये कहा कि एक बार पब्लिक फोरम से माफी मांगिए, क्योंकि जो उन्हें दिखा और जो उन्होंने बोल दिया वो हमारे देश में सबको दिखता है। सत्ता का इस कदर अहंकार कि इंसान ये कहे, जब वो कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताए, सलाह दे कि हमारे सारे केसेस एक जगह ले आइए आप, सारा कुछ दिल्ली में सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या समझते हैं? मतलब खत्म है क्या लोकतंत्र? क्या समझ लें हम? हमें क्या समझाया जा रहा है कि आप कोई संस्था के ऊपर विश्वास न करें। एक पार्टी रहेगी और उस पार्टी में रह के आप जितने अहंकार से किसी को जो सुनाना है, जो कहना है, वो करें। उसके बाद आप दूसरे लोग जो कहेंगे उनको आप हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गड्ढम गड्ढ कर रहे हैं, एक साथ मिला देते हैं। जब आप हेट स्पीच कोई देता है तो कहते हैं वो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? अगर ये सत्ता की तरफ से इसका कहीं ना कहीं कमान नहीं है तो ये कैसे हो रहा है? चैनल्स जो हैं वो डिबेट भी वही करते हैं जिनसे सरकार को किसी तरह का फायदा होता है और जिससे वो जो हिंदू खतरे वाली बात कहते हैं उसको और बढ़ावा मिले। तो कहां कोई देश की बात सोच रहा है? कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है। स्नेह तो तब होगा जब प्रधानमंत्री 2 बार आके तो बोले सबके सामने। एक बार तो प्रधानमंत्री अपील करें कि सौहार्द बनाइए, हम एक ही भारत चाहते हैं और सारे लोग उसमें एक साथ रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नदार है, गृह मंत्री नदार। ये तो पैटर्न बन गया है कि जब जब देश पर कोई भयंकर मुसीबत आती है और लोग सवाल पूछते हैं, उस समय वो पर्दे से गायब रहते हैं और वो तब सामने आते हैं जब उनको अपने मन की बात किसी को सुनानी होती है। तो इतनी सारी बातें मैं कह रही हूं, इसका अर्थ सिर्फ ये है, आपने जो कहा, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, बिल्कुल सही बात है। देश को इस जगह पे ले जाएंगे अगर आप कि वहां पर सारा दूध फट जाएगा तो फिर आप माखन निकालेंगे कैसे? आप इस देश को दोबारा प्यार में भिगोएंगे कैसे? ये बात तो बड़ी सोचने की है। ये बात सोचने की अनुमा आचार्य जी ने लेकिन बड़े तर्कसंगत तरीके से अपनी बातचीत की शुरुआत की है। बोले कि असहमति के संदर्भ में अगर आपका स्लोगन ही ये रहा शुरुआत में, कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप दूसरे के रहने की गुंजाइश ही नहीं देना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर देश के हालात सुधरेंगे कैसे? देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल का अस्तित्व भी आपको स्वीकार नहीं है। इस आक्षेप के साथ अनुमा आचार्य जी ने अपनी बात रखी है। इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ में ओपी चौधरी जी हैं,
जानू आचार्य जी पूर्व सैन्य अधिकारी रही हैं, वहीं ओपी चौधरी जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। उनकी पार्टी आह्वान कर रही है, उनकी पार्टी ने नारा भी दिया था, एक तरफ कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसके बीच में हैदराबाद में आह्वान भी किया प्रधानमंत्री जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश के माहौल को ठीक करने के लिए स्नेह यात्रा भी निकाले। तो ओपी चौधरी जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या ऐसी नौबत 8 साल के दौरान आपके कार्यकाल में आ गई कि एक मजबूत सरकार के रहते हुए भी देश के प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से आह्वान करना पड़ा है कि स्नेह यात्रा निकालिए? आपका तर्क। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो विचार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको आपने स्वयं ही रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्नेह यात्रा की भी बात कही है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रुमा जी कह रही थी कि पहले ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए भी उनको आपत्ति हो रही है। एक लोकतांत्रिक संदर्भों में कांग्रेस जिस तरह से गांधी परिवार के चंगुल में जिस तरह से फंस गई है और आजादी के बाद कांग्रेस का जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तरह एक दुरुपयोग होते हुए परिवारवाद के चंगुल में जो फंस गई, उससे देश को आजादी दिलाना भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जब तक इस परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेगा देश, तब तक भारत में लोकतांत्रिक सही मायनों में बन सकता है, ना कांग्रेस बन सकती है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत लोकतांत्रिक संदर्भों में आज भारत की जरूरत है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आई, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार है हिमांशु जी, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं और न्याय सबके साथ, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट विचार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के बीज बोए, एक समुदाय विशेष को अपना वोट बैंक समझ के उसको हमेशा उकसाने का काम किया। 1986 में शाहबानू का प्रकरण आया, पूरा देश जानता है किस तरह से कट्टरपंथियों के साथ कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी जी खड़े रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अध्यादेश और बाद में संसद में कानून लाकर बदल दिया। 2008 में सोनिया गांधी जी के रिपोर्ट वाली सरकार कहती है, मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया जाता है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुसलमानों का है। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की और तुष्टीकरण के जो बीज बोए, उसी के कारण हम इस तरह की चीजें देखते हैं। तो पहले देश में कुछ नहीं होता था, दोनों तरफ के लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ये बिल्कुल ये सारी बात अपनी जगह ओपी चौधरी जी ठीक है, पर आप तो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। क्या आप निजी तौर पर नहीं मानते हैं कि इस समय देश में दूरियां बढ़ रही हैं, इसमें देश में असहमति अब नफरत में तब्दील हो रही है, इस देश में इस समय का जो वातावरण है हिंदू मुसलमान के बीच में खाई चौड़ी हो रही है, इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में दूरियां दुश्मनी में तब्दील हो रही हैं? क्या इसके संदर्भ में आप अपना कोई दायित्व बोध मानते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि 8 साल आपके सत्ता में रहने के चलते देश में इस प्रकार का तनाव का वातावरण बन गया है? या आप इसे खारिज करेंगे, ये सत्य नहीं है, ये जिस बात को हमारे द्वारा कहा जा रहा है ये वास्तविकता नहीं है? इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है हिमांशु जी। देश में जो राजनीति आज प्रारंभ हुई है वो इस तरह की कि जनता ने जब कुछ हाशिए पर खड़े हुए असामाजिक तरह के लोगों को, कुछ परिवारवादी राजनीतिज्ञों को, इस तरह के लोगों को जब रिजेक्ट कर दिया, ये लोग इस तरह के माहौल बनाते हैं, कभी अवार्ड वापसी एक्ट के नाम पे सामने दिखाई देते हैं, कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे दिखाई देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, कभी जेएनयू के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जेएनयू के जो अलगाववादी तत्व हैं उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी बटला इनकाउंटर पे आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं, कभी कसाब को बिरयानी खिलाते हुए दिखाई देते हैं। ये इनका मूल चरित्र है। जब जनता ने राजनीतिक रूप से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और इनको नकार दिया है, तो भारत बचाओ आंदोलन की बातें करते हैं। गांधी परिवार बचाओ आंदोलन रहता है, ये परिवारवादी राजनीति से बाहर आ ही नहीं सकते। तो ओपी चौधरी जी खारिज कर रहे हैं इन तमाम आरोपों को और पूरे मामले की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दे रहे हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार के चंगुल में है इसलिए इस प्रकार का है। लेकिन गांधी परिवार के प्रति अगर कांग्रेसियों का सद्भाव है तो क्या वो पूरे देश के लिए समस्या का कारण है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के साथ दिल्ली में है,
देश के 19 राज्यों में सत्ता में है, इसके बावजूद भी देश की वर्तमान हालत के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, तो भाजपा को फिर जाके इतनी ताकत दी किस लिए जनता ने? ये सवाल जहन में आता है। इसका उत्तर मैं आगे चलकर लूंगा ओपी चौधरी जी आपके पास में, लेकिन मुझे इस विषय को और विस्तार देना है, और वो विस्तार देना है उस पत्र के संदर्भ में जो आज समाचार पत्र की सुर्खियां बना। तकरीबन 15 पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे शख्स, 25 पूर्व सैन्य अधिकारी और इसके अलावा तकरीबन 77 पूर्व नौकरशाहों ने मिलकर एक पत्र लिखा, और उनकी बहुत कड़ी आपत्ति इस बात पर रही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने नुपुर शर्मा की याचिका के दौरान जो टिप्पणियां की वो बेहद आपत्तिजनक थी, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, भारत के न्यायिक इतिहास का काला दिन बना दिया। मेरे साथ में एहतशाम हाशमी जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं, क्या इस देश में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर इस प्रकार की टिप्पणी लोकतंत्र की मजबूती को प्रदर्शित करता है, असहमति को प्रदर्शित करती है, या बतौर वकील आप इसको किसी और नज़रिए से देखते हैं? हालांकि मैं इसमें टिप्पणी के लिए आगे सीबी पाटिल साहब के पास में भी जाऊंगा, लेकिन पहले हाशमी साहब का नजरिया समझना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज फाइल करने का या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी बात कहने का एक प्रोसीजर है जी, लेकिन जिस तरीके से ये चिट्ठी इन रिटायर्ड जजेस ने या रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी है, मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को डराने का और दबाने का एक असफल प्रयास है जी। अगर इन लोगों को सही में लगता था या लगता है कि नुपुर जी के संदर्भ में जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जी। लेकिन इन लोगों ने बड़ी चतुराई से उस रास्ते को ना अपनाकर एक दूसरा रास्ता अपनाया जिससे ये एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सके जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट में रहे और सुप्रीम कोर्ट जजेस कोई भी फैसला देने में या कोई भी ओरल ऑब्जर्वेशन देने में बचे। तो एक तरीके से ये डराकर धमकाकर अपना काम करने का असफल प्रयास जो इन लोगों ने किया है वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। मेरी एज अ लॉयर ये मैं मानता हूं कि इन सारे रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर की हम लोग बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों स्तंभ अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत अलग अलग स्तंभ है जी। लेकिन रिटायर्ड जजेस के द्वारा या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह से अगर जुडिशरी में इंटरफियर करने का प्रयास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये हमारे न्यायतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही घातक चीज है। और तो बहुत अनुभवी अभिभाषक हैं हाशमी साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये जो जजेस हैं इतनी सख्त टिप्पणियां सुनवाई के दौरान करते हैं तो उसको अपने आदेश का हिस्सा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना ही आपत्तिजनक लगा था नुपुर शर्मा का कृत्य तो उन्होंने आदेश में इन चीज़ों को शामिल क्यों नहीं किया? आप टिप्पणी किए और आगे बढ़ गए। यही एक विषय है, इसी पर विवाद है, इसी पर लोगों के नज़रिए हैं। आपके पास तो वहाँ का अनुभव है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्यों ये न्यायपालिका के द्वारा अपने आदेश का हिस्सा नहीं बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल पूछा हिमांशु जी आपने, और आज मैं कई दिन से आपके डिबेट और चैनल के बारे में और आपके बारे में सोच रहा था जी। एक चीज थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके मैं बोलूंगा, थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, 30 सेकंड लूंगा बस जी, कि आप जैसे जर्नलिस्ट और आप जैसे एंकर से लोगों को सीखना चाहिए और जर्नलिस्टों के डिबेट कैसे कंडक्ट की जाती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आपके सामने आपके चैनल में अपने व्यूज रखने का मौका मिल रहा है और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश को आप जैसे जर्नलिस्ट की, आप जैसे एंकर्स की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, आप जैसे संपादकों की सख्त जरूरत है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जब ये टिप्पणी करी तो फिर उसको अपनी ऑर्डर शीट में क्यों नहीं मेंशन किया जी। आपने देखा होगा कि जो नुपुर शर्मा के काबिल वकील थे उन्होंने अपना केस विड्रॉ कर लिया, अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली जी। तो जब कोर्ट मेरिट का ऑर्डर पास करता है तब ये सारी फाइंडिंग्स कोर्ट के ऑर्डर में रहती हैं, लेकिन जब काउंसिल अपनी पिटीशन बिना किसी दबाव दिए कोर्ट को अपनी विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि फिर वो उस पर टिप्पणी नहीं करता है क्योंकि लॉयर ने पहले पिटीशन विड्रॉ कर ली है। इस वजह से वो सारी टिप्पणियां रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई। नुपुर शर्मा जी के जो काबिल वकील थे, अगर वो कोर्ट से ये कहते कि सर
हमें तो आप ऑर्डर पास कर दीजिए, जो भी ऑर्डर होगा मैं मंजूर होगा। तब फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता था कि जितनी भी ओरल टिप्पणियां की हैं वो रिटन ऑर्डर शीट तो पर आए। हाशमी जी ये हमें बहुत lawyers का- महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लोगों के जहन में यह सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणियां चर्चा का विषय हैं, पर वो आदेश में देखने को क्यों नहीं मिल रही। तो हाशमी साहब हमें बता रहे हैं कि आदेश तो तब होता ना जब उनके द्वारा लगाई गई याचिका पर कोई फैसला आता। जब याचिका वापस लेने का फैसला नुपुर शर्मा के वकील के द्वारा कर लिया गया तो सिवाय उसे खारिज करने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था अदालत के पास कहने के लिए आदेश की शक्ल में, इसलिए वह हिस्सा नहीं बना। लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं मनोज गुरगेला साहब, और आपसे समझना यह चाहता हूं कि क्या आप नहीं मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो बात सुनवाई करके आदेश की शक्ल में व्यक्त करना चाहिए वो उन्होंने जब ओरली बोल दिया तो वकील के पास चारा क्या है अपनी याचिका वापस लेने के अलावा? अगर उन्होंने केवल दोनों पक्षों के तर्क सुने होते और उस पर अपना फैसला लिखित में दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो आपसे समझना चाहता हूं कि अदालती कार्रवाई के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जिसमें फैसले की शक्ल में उन्होंने टिप्पणियां की। उन्होंने जब नुपुर शर्मा की याचिका पे ये कह दिया कि देश का माहौल आपके कारण से खराब है, देश में आग आपके कारण से लगी है, उदयपुर की घटना आपके कारण हुई है। तो मेरा सवाल यह है कि उदयपुर की घटना छोड़िए, उससे पहले खरगोन के दंगे, मेरठ के दंगे, बनारस के दंगे, ये तमाम दंगे हुए हैं, इनके लिए किनको चिन्हांकित करके कोर्ट बता सकती है? तो क्या आज अगर ये तमाम लोग पत्र की शक्ल में बोल रहे हैं कि न्यायपालिका ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, तो क्या आप इसे खारिज करेंगे? जिस देश की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कहा जाता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, यहां पर नुपुर शर्मा के संदर्भ में सुनवाई के बगैर ही कसूरवार ठहरा दिया गया, तो इसको क्या माना जाए? एक्चुअली मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मामला है 27 मई 2022 से शुरू हुआ जी। ये सिचुएशन किसी भी न्यूज एंकर के साथ आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। कहीं पर मामला गर्मा गर्मी हुआ, नुपुर शर्मा जी ने एक वर्ड बोला जिस वर्ड के वजह से सबसे पहली एफआईआर जो उनके खिलाफ हुई वो महाराष्ट्र में हुई जी। उसके बाद हैदराबाद में एफआईआर हुई और एफआईआर में सेक्शन 153, सेक्शन 504, सेक्शन 505 और सेक्शन 506 के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर हुई। अगर किसी केस में कोई व्यक्ति अगर गलत बोल रहा है, सेम सिचुएशन इसी तरह का केस एक मैंने खुद हैंडल किया है, मैंने खुद आर्ग्यू किया है चीफ जस्टिस की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें क्या हुआ, रामदेव जी, बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए भारत के कई कोर्ट में। रामदेव जी ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट फाइल किया कि ये सारे मुकदमे एक कोर्ट में लगा दिए जाएं, जिसमें मैंने भी आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में। और फाइनली चीफ जस्टिस ने सारे के सारे मामले स्वामी रामदेव जी के पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि रामदेव की प्रेयर ये थी कि इतने मुकदमे हैं, मैं हर डेट में भी अगर एक जगह जाऊं तो उतनी जगह नहीं जा सकता। सेम सिचुएशन एक और आई, बिटकॉइन का केस हुआ भारत में, अमित भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें मैं वकील था, सरकारी वकील था जिसमें मैं, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है मामला, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। मेरा यह मानना है जब डिफरेंट स्टेट्स में मुकदमे होते हैं, उस केस में नुपुर शर्मा ने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल उन्होंने ये बोला कि ये मामले एक जगह ट्रांसफर कर दिए जाए। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है, देखिए कोर्ट में क्या, हियरिंग में क्या होता है, एक जज और जब लॉयर के बीच में डिस्कशन होता है तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, जज भी ह्यूमन बीइंग है, लॉयर भी ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, पुराने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस बहुत सारे शेयर करे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैंने आर्ग्यू किया है। ऐसे मैटर में कई बार जजेस कुछ बोलते हैं, कई बार लॉयर कुछ बोलते हैं, और जो आपस में डिस्कशन होता है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं माना जाता है। जजमेंट जब देता है एक जज जब जजमेंट देता है, ऑर्डर में लिखे गए शब्द में जब सिग्नेचर होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के, तभी वो जजमेंट माना जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एक जज और लॉयर के बीच में 50 चीजों पे डिस्कशन होता है। कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तब जाके हम उस निर्णय पे आते हैं कि डिसीजन क्या होना है, क्योंकि दोनों पक्ष, विपक्ष, पक्ष, जजेस, दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग। पहली बात। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट जाने की जी। अब जब इस केस में जब एफआईआर हो गई है, ऐसी सिचुएशन में जो है, कभी जो लोग इस भारत के कि कभी किसी का गला काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं,
ये साबित करती हैं कि ये देश में बहुत अराजकता है। और आने वाले भविष्य में जब ये इतनी एफआईआर हुई है, दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है नुपुर शर्मा की, जब इतनी एफआईआर हो रही है, अगर अब गलत किया सही किया ये डिसीजन कौन लेता है? ना आप ले सकते हैं, ना मैं ले सकता हूं, ना कोई नहीं, भारत का कोई नागरिक नहीं ले सकता है। जब एफआईआर हो गई है उसके बाद गलत सही का जजमेंट जब ट्रायल पूरा हो जाएगा, जब चार्जशीट फाइल होगी या जब रिपोर्ट फाइल करती है पुलिस 173 में, तब कोर्ट डिसाइड करती है कि नुपुर शर्मा ने गलत किया नहीं किया। कोर्ट को डिसीजन है। आप भारत के नागरिक, आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? हमारे देश की न्याय प्रणाली में कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको सजा, गलत और सही और सजा देने का अधिकार सिर्फ इंडियन जुडिशरी सिस्टम को है। पर मैं मनोज जी बीच में रोकना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक आपको, और आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत पूरी प्रक्रिया की बात बताई, तथ्यों की बात बताई, पर सवाल यह है कि यहाँ पे ट्रायल होगा, ट्रायल में तर्क रखे जाएंगे, तब तय होगा कि दोषी हैं कि नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस की टिप्पणी ने तो देश में माहौल यह बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नुपुर शर्मा कसूरवार है, क्योंकि सारे समाचार पत्रों में सुर्खियां क्या आई कि देश के माहौल बिगाड़ने के लिए आप जिम्मेदार हैं, जाइए और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगिए। तो उसके बाद ट्रायल की कोई जरूरत रह जाती है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर दो सम्मानीय जजेस एक राय होकर अपनी बात सार्वजनिक कर रहे हैं, तो इसे कितना गंभीर मानते हैं? या आप मानते हैं कि जजेस के संदर्भ में एक संयम की अपेक्षा थी, कहीं ना कहीं इस मामले में संयम टूट गया, इसलिए निशाने पर आ गया? नहीं, जहां तक आर्टिकल, देखिए जज को पावर कहां से मिली है जी, वो संविधान से मिली है। संविधान का आप आर्टिकल 141 पढ़िए। संविधान का आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की पिटीशन फाइल होती है, एक 136 में फाइल होती है, एक 32 में। ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है भारत के नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 136 में एक पिटीशन फाइल होती है, एक आर्टिकल 32 में फाइल होती है, और कोई प्रोविजन नहीं है। जब आपने पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिली है जजमेंट पास करने का? आर्टिकल 141 में। और आर्टिकल 141 ये कहता है कि जब कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब ऑर्डर पास करें, उस ऑर्डर में सिग्नेचर करें, वो ऑर्डर, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस नहीं करी। जब भी एक किसी व्यक्ति को माफी मांगिए, ये करिए, वो ऑफ द रिकॉर्ड माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जितने ऑफ द रिकॉर्ड माना जाता है। मनोज गोरकेला जी का ये कहना है, जो उप महाधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, ये मनोज गोरकेला जी का कहना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं सीवी पांडे साहब के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन पांडे साहब, इस देश में सेवाएं दी हैं, नाम आपके बीच में रखता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SM सोनी, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RS राठौर और प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SN ढींगरा, ये तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने वो पत्र सार्वजनिक किया है जिसमें ये कहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था के लिए काला अध्याय है, न्यायपालिका ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। एक तरफ हमारे साथ में मनोज जी हैं जो बता रहे हैं आदेश हुआ ही नहीं, तो लक्ष्मण रेखा किस बात की, जब तक हस्ताक्षर के साथ आदेश नहीं आया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो जजेस रहे हैं वो बता रहे हैं कि इन सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। देश समझ नहीं पा रहा सच कौन बोल रहा है। माननीय हमारे साथ में जो वकील बैठे हैं वो सच बोल रहे हैं, या जो न्यायाधीश रह चुके हैं वो सच बोल रहे हैं? एक सवाल तो ये। दूसरा, आपसे समझना ये चाहता हूं, आप देश के लिए कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा, हमारी समझ ये बोलती है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी बड़ा होता है, और जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के संदर्भ में सवाल उठाए हैं, वो या तो चीफ जस्टिस रहे हैं राज्य के, या जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के। आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्या यह मानहानि नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, या आप इसे किसी और नजरिए से देखते हैं? बतौर पूर्व न्यायाधीश आपका नजरिया देश सुनना चाहता है, समझना चाहता है, आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले सवाल का तो जवाब यह है जी कि जैसा मनोज जी ने कहा, मैं उनकी राय से बिल्कुल सहमत हूं जी। सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में ये आम बात है कि जजेस टिप्पणी करते रहते हैं, और कई बार तो ऐसी टिप्पणी करते हैं कि जिसको कि लोग सामान्यतः पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जजेस जो है वकीलों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं कि वो लगता है कि ये बिल्कुल ह्यूमिलेटिंग टिप्पणी है, जज को नहीं करना चाहिए जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन टिप्पणियों से वो टिप्पणी जो उनकी है वो उनके कार्रवाई का पार्ट नहीं होता। इस चीज को पता नहीं पूरा देश क्यों नहीं समझ रहा है, और मीडिया ने जिस तरह से उन टिप्पणियों को लेके पूरे मीडिया में, पूरे देश में जिस तरह से फैलाया, ये लग रहा है पहली बार इन्होंने देखा कि ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रक्रिया कर दी।
कभी कभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके जजेस टिप्पणी करते हैं जी। आपको बताऊं कि एक जस्टिस मार्कंडेय काटजू थे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट जज में, वो इसके लिए मशहूर थे, उल्टी सीधी टिप्पणी करने के लिए कोर्ट में बैठे करते रहते थे। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आफ्टर ऑल देखिए, ये जो जजेज है ना, जजेज वो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, हाईएस्ट प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कोई है तो जजेज है। तो जज जो अपने ऑर्डर पास करते हैं, वो जो आदेश है वो उनका आदेश जो है, जो जैसा कि आप मनोज जी ने बताया कि जब ऑर्डर सुनने के बाद जो ऑर्डर पास करते हैं, जिस पर दस्तखत करते हैं, वही देश के लिए कानून बनता है, बाकी कानून नहीं है, बाकी उनकी अपनी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसी मामले में मैं नुपुर शर्मा वाले मामले, देखिए नुपुर शर्मा वाले मामले में जैसे जज ने इस तरह की टिप्पणी की तो इसके अगेंस्ट वो पिटिशनर का रिस्पॉन्स चाहते थे। उनके ये कहने का मतलब है कि आपने तो ऐसा कर दिया, आप ही नाते तो वो हादसा ऐसा हो गया। वो उनका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है पिटिशनर के वकील का, वो चाहते थे कि इस पर उनका रिस्पॉन्स आए। अब चूंकि उसका रिस्पॉन्स आता तो शायद उस बात आगे बढ़ती, उनका कोई रिस्पॉन्स, उनका आर्गुमेंट तो सुनने को उनको मौका ही नहीं मिला ना। उसके पहले उन्होंने जब उन्होंने हार्श टिप्पणी करी तो समझे के साथ जज नुकसान है, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी बहुत हार्श टिप्पणी करने के बाद भी जजेस जो है ऑर्डर जो पास करते हैं बिल्कुल जस्ट और कानून के तहत पास करते हैं। उस पर पिटिशनर के वकील जो रहे होंगे उनसे उनका रिस्पॉन्स आता कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं, मेरे रास्ते नहीं हुआ है, वो नुपुर शर्मा के रास्ते क्यों होगा, और ये सारी बातें वो कहते। ये सारी बातें आने के बाद वो साथ वो स्थिति आई नहीं, उन्होंने मुकदमा वापस कर दिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब दूसरी बात का जो आपका जो सवाल है कि इतने जजेस जो क्यों ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, देखिए ये पूरी इशू को पॉलिटिकलाइज करना, जैसे चैनल ने इसको किस तरह से लिया, ये चैनल को इतने महत्व इस टिप्पणी को नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर महत्व टिप्पणी दे दिया तो ये जो जजेज हैं और ये जो रिटायर्ड लोग हैं, इनको इतना महत्व टिप्पणी पर क्यों देना चाहिए? क्या इसी तरह के, मैं तो आप बताऊं, क्या इससे गंभीर टिप्पणी अगर जो कॉम्युनल नहीं है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है तो क्या जजेस खड़े होंगे और इस तरह से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाए? चूंकि ये टिप्पणी एक कम्युनल वातावरण को, सांप्रदायिक वातावरण तैयार कर रही है, इसीलिए ये पूरे देश में इस पर इतनी चर्चा हो रही। अगर ये सांप्रदायिक वातावरण नहीं करती, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इससे भी हाथ टिप्पणी होती तो कुल मिलाकर सीबी पांडे साहब कह रहे हैं कि माहौल इतना खराब है, इसीलिए इन टिप्पणियों को इतना तूल दिया जा रहा है। लेकिन मैं सीबी पांडे साहब आपसे जानना ये चाहता हूं, उस बेंच में जो जज थे वो थे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला। ये जो पत्र लिखा गया है, 15 रिटायर्ड जजेस, 17 नौकरशाह पूर्व और 25 पूर्व सैन्य अफसर, इन्होंने ये पत्र लिखा है फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की ओर से, और उसमें उन्होंने ये चाहा है कि जस्टिस सूर्यकांत को सेवानिवृत्त होने तक सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर से हटा दिया जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? अब ये बात, ये जजेस को क्या ऐसी मांग करना चाहिए? क्या ऐसी वो मांग कर सकते हैं? अगर ये देखिए, अगर ये बात अगर है तो कोई ना कोई चीज का फोरम होता है। ये जजेस के मामले में क्या पब्लिक फोरम पे आप ऐसा करते थे, कौन हटाएगा उनको? अगर उनको रोस्टर से हटाने का काम किसका है? चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस क्यों हटाएगा? चीफ जस्टिस के सामने दिखाएंगे कि इन्होंने कौन सी इलीगलिटी की, आप बताइए। कोई इलीगलिटी करेगा ना, उन्होंने ये तो जजेस ये बताएं कि उनका कौन। यही तो हमारी पूरी बहस का मुद्दा है कि हम जा कहां रहे हैं। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो थे वो भी इस रॉ में बह रहे हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं थे जिन्होंने ये मांग की है। इनमें से 15 राज्यों में चीफ जस्टिस या जस्टिस की भूमिका में रहे, 77 वो नौकरशाह हैं जिन्होंने इस देश के शासन प्रशासन को चलाया है। इनमें 25 सैन्य अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पदों पर बैठे हुए लोग रहे हैं। ये सब भी मिलकर अगर इस प्रकार की भाषा को बोल रहे हैं, इस प्रकार के विषयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, देश में इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, तो इसको लेकर सवाल किससे किया जाए? यूं तो क्रम के अंतर्गत मुझे हनुमा जी के पास जाना था, लेकिन मैं जाना चाहूंगा ओपी चौधरी जी के पास। और चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस विफलता के संदर्भ में, इस नाकामी के संदर्भ में आप कुछ कहेंगे कि देश किस माहौल में पहुंच रहा है? ये हिमाकत लोगों की हो रही है। जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हुए लोग थे, वो एक आदेश की शक्ल में जो टिप्पणी आई नहीं, उसको आधार बनाकर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, रोस्टर से हटा दिया जाए। क्या कहते हैं? लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोगों के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, या आपको चिंता हो रही है, आप जैसे बुद्धिजीवी को, आप जैसे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को,
कि वाकई चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब तो हो रहा है? देखिए, देश का माहौल को सुधारना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और आज जो कुछ राजस्थान में हुआ वह भी परिणाम है, मैं कहूंगा। और वो जिस तरह से रिएक्शन आया, इस तरह का रिएक्शन करने का अधिकार एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता है कि आप किसी का गला काट दें। ये आप नहीं कह सकते। देश के संसद पे हमला हुआ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों से हम आहत थे, या 26/11 को मुंबई में अटैक हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों से हम आहत थे। तो क्या किसी को इस तरह से कानून को हाथ में लेकर इस तरह की हरकत करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता? जो लोग आज लिख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से उनके जो टिप्पणी थे, हमारे न्यायविदों ने अभी जो इस डिबेट में शामिल है, उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि ये टिप्पणी मात्र थी और इसको हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से देश में माहौल जो बनाया गया, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी सोच है, जो तालिबानी सोच है, उसको जस्टिफाई करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता है। जो लोगों की मंशा, इतने सारे लोग जो जता रहे हैं कि कानून को हाथ में लेकर किसी का गर्दन काट दिया जाए, यह अधिकार किसी को नहीं मिलता। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ में इसमें जो राजस्थान की सरकार है, आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि उस व्यक्ति की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, उसका दुकान बंद करवा दिया गया, और उसके बाद जिस तरह की घटना घटित हुई, इसके लिए राजस्थान सरकार के कानून व्यवस्था जो तार-तार हुआ है, वह भी जिम्मेदार है। इस बात को भी मैं रेखांकित करना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान सरकार को तो आप जिम्मेदार ठहरा ही देंगे ओपी चौधरी जी, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस राजनीतिक मुकाम पर आप खड़े हैं, जिस राजनीतिक दल के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, पर आप उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पूरे देश को ये बताती आई है कि सबसे पहले देश, उसके बाद दल और सबसे आखिरी में हम। ये बात आपकी पार्टी कहती है। अभी बात जब देश के संदर्भ में हो रही है तो उम्मीद करते हैं आप जैसे व्यक्ति से कि वो दल हित को परे रखकर कुछ बात कह लेगा। आपसे सीधे तौर पर जानना ये चाहता हूं कि क्या ओपी चौधरी जी मानते हैं कि देश को एक नए सिरे से सोचने, विचारने और काम करने की जरूरत है? वाकई माहौल कटुतापूर्ण है और इस कटुतापूर्ण वातावरण को बदलने की जरूरत है और इसमें सबको भूमिका निभाने की जरूरत है। आप एक वर्ग को खारिज कर देंगे, आपके एक मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 20 कौन, इसके लेकर सवाल चल रहा है। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, एक राजनीतिक दल जिसके पास 135-137 साल का इतिहास है, जिसके पास एक गौरवशाली अतीत है, जिसके पास एक विरासत है, उस पार्टी को आप जमींदोज करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से अभियान चलाएंगे। तो क्या आप नहीं मानते हैं चौधरी साहब, जिस देश को आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं वो देश रसातल की ओर बढ़ जाएगा? क्योंकि इतनी कड़वाहट के साथ, इतनी कटुता के साथ में देश कमजोरी हो सकता है, मजबूत नहीं। इतिहास गवाह है। देखिए, कटुता, कड़वाहट समाज के किसी भी फेज में हो, हिस्ट्री के किसी भी दौर हो, उसको समाप्त करना हर व्यक्ति की, हर सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये कह देना कि यही माहौल खराब हो गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम 1984 के दौर को भी हम याद करें, जब जो कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई थी तो कह दिया गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हिलती है, और आप उस दंगे को जस्टिफाई कर रहे थे। देश में इमरजेंसी इंपोज कर दिया गया। देश में इमरजेंसी इंपोज एक पार्टी ने किया। 100 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए चुनी हुई सरकारों को 100 से अधिक बार कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। तो एक दौर था और उस दौर को हम कटुतापूर्ण दौर ना दो बातें आपसे कहना चाहूंगा, फिर हनुमा जी के पास जाना चाहूंगा, उससे पहले गोरकेला जी का हस्तक्षेप भी लेना चाहूंगा। कितनी बार इमरजेंसी की दुहाई देंगे भाई? जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में ही, हमारे पूर्वजों ने ही, आपके पिताजी ने ही, मेरे पिताजी ने ही, उसी कांग्रेस को 3 साल बाद वापस सत्ता में ला दिया। कब तक हिसाब उसका चुकता करते रहेंगे? कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी भी बोल दिया कि इमरजेंसी गलती थी। कांग्रेस पार्टी मान चुकी है हाँ इमरजेंसी गलती थी। एक गलती को कितनी बार कहलवाना चाहते हैं, आपसे जानने में दिलचस्पी है रहेगी। आपको इमरजेंसी याद रहती है लेकिन देश की आज़ादी के संदर्भ में कांग्रेस के योगदान को आप रेखांकित नहीं करना चाहते। ये एक विडंबना लोगों के बीच में रहती है। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं और विस्तार देने के लिए हनुमा जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मनोज गोरकेला जी काफ़ी देर से हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार उनकी टिप्पणी लेते हैं फिर हनुमा जी के पास आते हैं। जनू मनोज जी, हिमांशु जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं जी। एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वो रिटायर हो जाते हैं
मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 16 साल से कई जज मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट जज बने और रिटायर हो गए। उन्होंने रिटायर होने के बाद बहुत सारे कमेंट किए हैं, न्यूज की हेडलाइनें बनी हैं। किसी ने बोला जिसके पास बड़ा वकील उसको न्याय मिलता है, जिसके पास छोटा वकील उसको न्याय नहीं मिलता। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। और रही बात ये जो इतने जजेस ने और एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये एप्लीकेशन लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास हजारों लाखों एप्लीकेशन आती हैं। आप भी लेटर लिख सकते हैं किसी बारे में, मैं भी लिख सकता हूं, भारत का कोई भी नागरिक लिख सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, कि मेरी एप्लीकेशन को पोस्ट कार्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट जज संज्ञान लेके उसको इश्यू नोटिस कर सकते हैं। अब रही बात जो ये एप्लीकेशन भेजी गई है, अगर ये एप्लीकेशन आर्टिकल 32 में फाइल होती तब तो हियरिंग होती, कोर्ट में हियरिंग होती, ओपन कोर्ट में हियरिंग होती। अगर ये एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन है ये जो दी गई है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, या ये जो है ये उनके डिस्क्रिप्शन पे, उनके डिस्क्रिप्शन में। मनोज गिरकेला जी कहना ये चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर जिस प्रकार की ये टिप्पणियां की गई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश इसे संज्ञान में लेते हुए सुनवाई करना चाहेंगे और इस पर अपना मंतव्य देश के बीच रखना चाहेंगे? इस बात का हमें इंतजार करना चाहिए और निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्व नौकरशाह और पूर्व सैन्य अधिकारी भर विषय नहीं है। सवाल इस बात का है कि पूर्व न्यायाधीश इसका हिस्सा बने हैं, जो हस्ताक्षर कर रहे हैं वो अपने वरिष्ठ के संदर्भ में कर रहे हैं। लेकिन मैं अनुवा जी आपके पास आना चाहता हूं। जितने मेरे सवाल ओपी चौधरी जी से, वैसे ही सवाल आपसे भी है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के बाद भी क्या इस कटुता के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? ये सवाल इसलिए आता है कि आप अपनी पराजय को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपको नरेंद्र मोदी के हाथों पराजित होना बर्दाश्त नहीं होता है? क्यों आपको अमित शाह के हाथों बर्दाश्त नहीं हो रहा हार जाना? क्यों आप देश के अभिमत को, देश के जनमन को खारिज करना चाहते हैं? जब भी आपके नेताओं के मुंह से स्वर निकलता है, इन नेताओं के संदर्भ में और इनकी पार्टी के संदर्भ में खारिज करने का निकलता है। वो भले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पर आप लोग भी कहां कसर छोड़ते हैं? आप भी भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश का बहुमत सत्ता में पहुंचा के लगातार 2 बार दिखा रहा है, स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 3 दशक के बाद हिस्सा बना है, उसको आप भारत जलाओ पार्टी के रूप में संबोधित करते हैं। तो क्या आपकी हार के संदर्भ में खींच भी इस बिगड़े हुए माहौल के लिए जिम्मेदार न ठहराई जाए? यह मन में सवाल आता है। आपका उत्तर? ये मुझसे सवाल पूछा है आपने हिमांशु जी? बिल्कुल, इसका उत्तर तो आप ही से ही अपेक्षित होगा। और इस पैनल में है कौन जो इसका उत्तर दे पाएगा? सुनिए कि स्पीच पूरी चली गई थी, मैंने कुछ सवाल आधा सुना है, मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट आपसे सीधे स्काइप पर हूँ, मेरा वो कनेक्शन खत्म हो गया ब्लूटूथ का जी। मुझे ताज्जुब नहीं होता जब आज एक पूर्व आईएएस अधिकारी समावेशीकरण को बार बार तुष्टीकरण कहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि कांग्रेस समावेशी रही है। आज मुझे ताज्जुब नहीं होता जब सारा पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं एक पूर्व आईएएस अधिकारी। मुझे ताज्जुब नहीं होता कि परिवारवाद की बात करने वाली जो बीजेपी है वो इतनी दोगली है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और नाम खत्म नहीं होंगे। वेद प्रकाश गोयल, चंद्रकांत गोयल, पीयूष गोयल, ठाकुर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, नेकीराम चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, चरतीलाल गोयल, विजय गोयल, और तीसरी जनरेशन भी हैं, रिंचन खारू, किरण रिजिजू। तो ऐसे लोग जिनकी लिस्ट इतनी है, 150 तक नाम बोल दूंगी और मध्य प्रदेश के भी नाम बोल दूंगी। शिवराज सिंह चौहान, कार्तिक चौहान, कैलाश विजय वर्गीय, आकाश विजय वर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र प्रताप तोमर, कैलाश सारंग, विश्वास सारंग, कैलाश जोशी, दीपक जोशी, बाबूलाल गौर, कृष्णा गौर, मतलब खत्म नहीं होगी ये लिस्ट, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो पूरे देश की हो। अब आपका सवाल, आप ये देखिए, ये पार्टी जब ये कहती है तब भी मुझे ताज्जुब नहीं होता कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दो और उसके बाद कहती है कि उस जज को ही हटा दो। कर्नाटक के जज का भी एक परसों 2 दिन पहले केस हुआ है जब उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है। जज लोया के ऊपर आज तक इंक्वायरी बैठी नहीं और उसका कोई रिजल्ट लोगों को मालूम नहीं। तो ऐसे में सभी के अंदर एक डर भरा गया है। आप जो कह रहे हैं बार बार चुनाव जीतना, इतना ज्यादा ध्रुवीकरण, मैं समझती हूँ आप पत्रकार आज से नहीं हैं, आप पहले से पत्रकार हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि एक मोहम्मद जुबैर को 2018 की एक मूवी का थोड़ा सा क्लिप पोस्ट करने के ऊपर जेल में डाल दिया जाता है, पर नुपुर शर्मा उससे बड़ा अपराध करती हैं।
लेकिन उनको अपराधी ना माना जाता है और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। एफआईआर भी होती है तो लोग बाग इस तरह से बातें करते हैं। ये 25 जो सेना के जनरल हैं, ये सारे वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा की टिकट या दूसरी चीजों की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो आप कहते हैं कि इतने लोगों ने आवाज उठाई है और आप कांग्रेस को उसके लिए जब आप जिम्मेदार बनाते हैं कि क्यों आप हर बार असफल होते हैं, क्यों आप, भाई ऐसी पिच है, रोज एक पिच बदलती है, डेली बदलती है। अगर आप किसी चीज में निरंतरता भी रखना चाहें तो लगातार कहानियां रोज बदल जाती हैं। कभी किस्सा होता है हिजाब का, कभी हलाल का हो जाता है, कभी 80-20 हो जाता है, उसके बाद और तरह तरह की सारी चीजें, और अब जाके ये पैगंबर के ऊपर एक टिप्पणी जिसको इस तरीके से बोला गया, क्योंकि उसमें जज जो है वो मंतव्य भी देखता है कि आपका बोलते समय मंतव्य क्या है। तो ये सारी चीजों पे मुझे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन ताज्जुब होता है कि आपने अपनी पत्रकारिता बरकरार रखी है। आप वो बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाहती थी कि इमरजेंसी की बात जो करते हैं जो लोग, इमरजेंसी के ऊपर आप ही ने कह दिया जो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है इस देश में, हर व्यक्ति जो दूसरी आवाज उठाता है, विरोध की आवाज उठाता है, उसको सीधे जेल। आज मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं नहीं जानती कल किस चीज में मुझे जेल में डाल देंगे और बताएंगे कि हम अभी भी देशभक्त हैं, हम एक फौजी अधिकारी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो ऐसी सरकार जो किसी को भी डरा सकती है और जिसने पूरे देश का माहौल ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि पहले लोग आपस में इस तरह से इतने ध्रुवीकृत नहीं थे, परिवारों में नहीं, लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं निकाल देते थे। पहले लोग बाग समझदार थे और लोगों के बीच का बॉन्ड बढ़ा हुआ था। आज आपने क्या किया है? इतना विष फैलाया है, इतना विष फैलाया कि लोग अपने परिवारों में भाई बहन, पिता और बेटी, इनके हमने किस्से सुने। और भाषा देखिए तो कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी डिक्शनरी है कि जिसमें हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, हम इनको चिट्ठी गैंग ना बोले। फिर आप ऐसे इस भाषा का, इस डिक्शनरी का आविष्कार कहाँ हुआ? इस देश को पूरी तरह तबाह करके ही मानेंगे क्या? इस देश को पूरी तरह तबाह करके ही मानेंगे क्या? अनुमा आचार्य जी की वेदना ये है कि भाई ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार खेल के नियम बदल देते हैं। इतना ही नहीं, ये तो पिच भी बदल देते हैं। अब इनका मुकाबला कैसे करें? ये तो हर क्षण अपनी चाल बदल देते हैं। ये उलझन बनी हुई है। लेकिन चाल सियासी जितनी भी चली जाए पर वो देश की कीमत पर ना हो, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी बात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं वापस एहतशाम हाशमी साहब के पास जाना चाहता हूँ और हाशमी साहब आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसे माहौल जब बनते हैं तो लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखते हैं। देश में अभी तक मान्यता ये रही कि कुछ भी अगर बिगड़ेगा तो एक जगह ऐसी है जहाँ से ठीक किया जाएगा, जहाँ से संविधान सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस चिट्ठी ने ये खतरा पैदा कर दिया है। जिस प्रकार से पारदीवाला साहब की भी बीच में टिप्पणी आई थी कि हमारे कहे हुए पर कोई बात हो पर व्यक्तिगत रूप से निशाना ना बना जाए, क्या आप ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि अब निशाने पर सर्वोच्च न्यायालय भी आ गया है और ये वाकई एक खतरा है? देखिए, मुझे काफी पिछले 2-3 सालों से लग रहा था कि एक के बाद एक सबका नंबर आने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा इस बात का मुझे यकीन नहीं था। लेकिन इस इंसिडेंट से, इस चिट्ठी से जो मेरा शक था वो यकीन बदल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी को ये लोग इलीगल तरीके से चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। आप जानते हैं कि हमारा संविधान, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करने का प्रोविजन दिया जाता है उसमें, हमारे संविधान में। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देखिए, जब नुपुर शर्मा के केस में हियरिंग हुई उसके बाद ट्विटर पे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजेस के खिलाफ किस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां की गई। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़प्पन देखिए, वो चाहते तो सबके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके उनको जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने लार्जर इंटरेस्ट में इस एफआईआर रजिस्टर करने से अपने आप को रोका। लेकिन मेरा ये मानना है एज अ लॉयर कि अगर हिंदुस्तान की न्यायपालिका की इज्जत हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हमें लगता है कि हमारा, हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में। आज आप देखिए कि आप एक पुलिस कांस्टेबल को भी कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और आपको सजा मिलती है जी। लेकिन भारत के संविधान के जो सबसे बड़े अदालत है, सबसे बड़ा मंदिर है, उसके पुजारी कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके खिलाफ अगर इस तरह से अनगल बातें और अशोभनीय बातें कही जाएंगी ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये लगता है इससे एक बहुत गलत ट्रेंड सेट होगा और हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है हमारी और आपकी तरह,
उसकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट पर की आजमी जो साहब, आपसे एक सवाल ये है कि इस में हस्ताक्षर करने वालों में जुडिशरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग शामिल हैं, इस पर भी तो कुछ दृष्टि दीजिए ना। बाकी सबको आपने जिम्मेदार ठहरा दिया, पर जिनके ऊपर दायित्व था इस मंदिर की रक्षा करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसको गरिमा बनाए रखने की, वो तो खुद इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। कहीं वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा इतनी बड़ा आपत्तिजनक कार्य तो नहीं हो गया कि उनको अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ गया कि सामने वाले ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया तो अब मजबूरी है कि हम भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें? देखिए, आज हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड हो गया है कि आप अगर एक जो कि रूलिंग पार्टी उनके फेवर में कुछ बयान देते हैं तो आपको एक अच्छी पोस्ट से नवाजा जाता है, आपको एक अच्छे ओहदे से नवाजा जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पद की लालच की वजह से इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है। लेकिन आप बताइए कि कोई भी पद लेने का ये तरीका अगर हम इसको स्वीकृति दे देंगे, मौन स्वीकृति अगर दे देंगे, तो एक बहुत ही गलत ट्रेंड सेट होगा, क्योंकि फिर जितनी भी बहुत ही रिटायर्ड गलत ट्रेंड सेट होगा ये कहना हाशमी साहब का। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। हाशमी साहब ने अपना आकलन दिया तजुर्बे के साथ में कि इस प्रकार के हस्ताक्षर तब होते हैं जब सत्तारूढ़ दल से किसी पद की या लाभ की चाह होती है। तो मैं सीवी पांडे साहब आपके पास जाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वाकई हमारी न्यायिक व्यवस्था में भरोसे का कोई आधार रह गया है कि नहीं रह गया है। जो लोग न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, जिम्मेदार ओहदे पर जिनको हमने अरसे तक देखा है, अगर वो पद के लालच में इस रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं जैसा हाशमी साहब बोल रहे हैं, तो जब वो पदों पर रहे होंगे तो उनके आचरण पे हम लोग भरोसा कैसे करें? अगर आज अदालत को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है तो आपको नहीं लगता है कि आपकी बिरादरी के लोगों का ये आचरण उस संदेह को पुष्टि में बदल देगा और देश बाकी जगह से तो कमजोर हो रहा है, इस जगह से भी अब कमजोर होकर ही रहेगा? नहीं, पदों पर रहने पर ये हम नहीं मानते कि पदों पर रहेंगे तभी उनकी ऐसी सोच रही होगी। लेकिन आप जानते हैं पद के हटने के बाद जैसा राजनीतिक वातावरण रहता है, उस वातावरण में सभी अपने को एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। कोई अपने लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने जान पहचान के लिए, सब एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। पद से हटने के बाद सबकी बहुतों की स्थिति होती है। लेकिन देश को इसको ये मत समझिए कि इन लोगों ने अगर 100 आदमी 117 आदमी ने लिख के दे दिया तो देश ने मान लिया कि इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से टिप्पणी की है और जजेस के पूरा देश इनकी बात को मान रहा है। ऐसा नहीं है। इन लोगों ने अपनी टिप्पणी के सभी लोग सोच रहे हैं कोई ना कोई इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा और उस इंटरेस्ट को या कोई ना कोई इनका विचारधारा होगा, उसको ये आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है या किसी न किसी दृष्टिकोण से खास वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ऐसा वो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा देश मान रहा है। पूरे देश मान रहा है कि जजेस को अपने आप कार्रवाई के दौरान, जैसे पार्लियामेंट में कभी बहस होती है किसी मुद्दे पर तो हर तरह की बातें कही जाती है, तो क्या जितनी तरह की बातें की जाती है सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में तो ही आ जाती है। और ये क्या उस बातों को कहने के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई तो नहीं होती है? उसी तरह जजेज अपने प्रोसीडिंग, उनके वो मास्टर ऑफ देयर ओन प्रोसीडिंग है, वो अपनी प्रोसीडिंग में बहुत सारी बातें करते हैं और उनके कहने के लिए उनके पास राइट है। आखिर में उनको तो आप क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज को सवाल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज तो उनसे तो सवाल वो खुद कर सकते हैं, बाकी किसी के पास तो कोई अख्तियार है नहीं कि जो उनसे सवाल करे। और वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, संविधान का ओथ लिए हुए और जिम्मेदारी से काम करते हैं। और वो अगर किसी नागरिक को ऐसी बात कह रहे हैं कि माफी मांग लेना चाहिए, आपने ऐसा गलती, आपके नाते ऐसी घटना घट सकती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके नाते जिसको इतना रिएक्ट करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपनी खुद की इंटीग्रिटी होती है, खुद की अपनी समझ होती है, उसके हिसाब से वो जो कुछ कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। पांडे साहब दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि अगर आज उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो ये मत मानिए कि वो जब पद पर रहे थे तब उन्होंने कोई गलत आचरण किए थे। पद से हटने के बाद इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है, पर ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग पद से हटने के बाद ऐसा आचरण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे तो जब वो पद पर बैठे हुए होते हैं उनके आचरण पे देश भरोसा कैसे करेगा? ये सवाल पांडे साहब आपके जहन में रहना चाहिए और अपनी बिरादरी से इसके संदर्भ में कोई चर्चा खुले मंच पर होनी चाहिए। बहरहाल मैं एक आखिरी टिप्पणी के लिए मनोज गोरेकर साहब आपके पास आना चाहता हूँ। आना इसलिए चाहता हूँ कि जब नुपुर शर्मा को लेकर ये सारा विवाद हुआ, इस टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, तो बाद में बताया गया कि नुपुर शर्मा ने एक याचिका और लगाई जिसमें इन टिप्पणियों को वापस लेने के संदर्भ में आग्रह किया गया अदालत से। आपसे तकनीकी पहलू समझना चाहता हूँ, जो आदेश का हिस्सा ही नहीं बना वो टिप्पणियाँ वापस क्या ली जाती हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अपेक्षा है कि वो खेद व्यक्त करें अपनी टिप्पणियों के लिए
उसी प्रकार से जैसे उन्होंने टिप्पणियां की थी, या कोई और मायने इसके हो सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं वो टिप्पणियां जब आदेश का हिस्सा ही नहीं बनी तो उनका कोई मतलब ही नहीं। पर याचिका यही लगी है, अपनी टिप्पणियां वापस लीजिए, इस पर आपका दृष्टिकोण? जी, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल करते हैं जी, तो उसमें हियरिंग होती है और जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा डिवीजन बेंच बैठती है आर्टिकल 136 जो है के अनुसार, और आर्टिकल 32 में डिवीजन बेंच जब जजमेंट देती है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस खुद कहते हैं कि हम सही नहीं हो सकते कई मामलों में जी। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब जजमेंट पास किया है तो उसका एक ऑप्शन दिया है। जब जजमेंट पास करने के बाद आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन का प्रोविजन है जी। और रिव्यू पिटीशन में कई ऐसे जजमेंट हैं जिनमें मैंने खुद आर्गू करा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने ऑर्डर को पलटा है, चेंज किया है अपने जजमेंट को, और उसके बावजूद भी एक रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है जो भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन वो रूपा हुर्रा के जजमेंट से आया है और आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दो स्टेप और हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है तो 137 जी, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैं आपकी बात पर जा रहा हूं और उस पर थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दें। आदेश दिया और उस आदेश के खिलाफ प्रावधान है, ये तो बात समझ में आई, पर जो सुनवाई के दौरान मुंह से निकले शब्द हैं, क्या उनको वापस लिए जाने के संदर्भ में कोई प्रावधान है? क्या माननीय जुडिशरी ये वहां पर डैश पे बैठ गई कि हमने उस दिन जो कहा था हम अपने वो शब्द वापस लेते हैं? क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है? क्या देश को ये देखना बचा है? आपसे सीधी तौर पे इस पर टिप्पणी चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा की याचिका तो यही है ना, ये जो टिप्पणियां की गई हैं वो वापस ली जाए, तो उसका कानूनी पहलू क्या है? बस उस पर 30 सेकंड में आपका टिप्पणी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट ऐसे हैं जिनमें कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होता है, जो भी बातें होती हैं, पहले तो ये बातें मीडिया निकाल, जो भी डिस्कशन होता था इस, कभी चाय पे बात होती है, कभी किसी लंदन की कोई सीनियर एडवोकेट कहते हैं मैंने लंदन में जब ऐसा बहस किया, लंदन की कोर्ट में ये हुआ, जब मैंने इस ईयर में ये चीफ जस्टिस होते थे उनके सामने ये बहस करा। तो इस तरह का जो डिस्कशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने जजमेंट में बोल रखा है कि ये जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड। जब भी हम कहीं पर स्टे होता है, कोई भी जजमेंट होता है, तो एक छोटा सा अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, इवन डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी देखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये लाइन क्या लिखी है। इच और आर में ही चेंज हो जाता है। क्लैरिफिकेशन के लिए, जजमेंट के लिए जाते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। तो जो कागज में लिखे हुए एक एक शब्द हैं, रही बात सुप्रीम कोर्ट अपने शब्द वापस ले नहीं ले, क्या ले, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट बहस करेगी। दोनों, अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कोर्ट किसी ने बहस करी, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट गोरकेला साहब कह रहे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा वो उस पर क्या करेगा। लेकिन हम कुल मिला के मुद्दे की बात पर आए तो एक बात तय है, देश का माहौल ठीक नहीं है। ये माहौल ठीक करने की जरूरत है। आज की चर्चा में भी सारे पैनलिस्ट गाहे बगाए ये मानने के लिए तो तैयार है कि हाँ माहौल ठीक नहीं है। ओपी चौधरी जी कुछ दलील देना चाहते हैं। चौधरी जी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारी बनती है मेरी कि उनकी बात सुन लें, क्योंकि देश उनकी बात को गंभीरता से सुनेगा। जी चौधरी जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी, अनुमा मैडम ने कहा कि परिवारवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए। बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, कोई नहीं बता सकता था कि नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। अगला नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कांग्रेस में उनका प्रमुख कौन होगा? सोनिया जी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के बाद रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के बाद रेहान वाड्रा, फिर आया वाड्रा। ये तय है, ये परिवारवाद है। दूसरा, जो अघोषित इमरजेंसी की बात हो रही थी, कांग्रेस शासित 2 राज्य, राजस्थान का हाल देख ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, रोहित रंजन एक पत्रकार को पकड़ने के लिए गाजियाबाद में किस तरह से गए, उसको भी अघोषित इमरजेंसी कांग्रेस किस तरह से लगाती है उसको देख सकते हैं। घोषित भी लगाते हैं, अघोषित भी लगाते हैं। दोनों प्रकार की बातें हैं। जिस प्रकार का उल्लेख ओपी चौधरी जी कर रहे हैं, वैसे ही सवालों को लेकर देश में भी सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक मामले में जुबैर को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, सेम धाराओं में ही अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज है तो अरसा बीत गया है, लोग उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम इसी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। ये माहौल को ठीक करने की जरूरत इसलिए है कि सब दावा करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस देश के लिए कर रहे हैं, इस देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका नतीजे कुल मिला के देश के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। विचार करें जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, और कुछ ऐसा करें जिससे वाकई देश का भला हो। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा शेर ये कहता है कि परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान होने वालों को सुकून कुछ मिल भी जाता है,
परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। सीमाब अकबराबादी ने जो ये शेर कहा था, इस देश में सत्ता में बैठे हुए तमाम पदों पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो विचार करें, और इस शेर के संदर्भ में अगर विचार कर लेंगे तो शायद अपने तरीकों में बदलाव भी कर लेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।